स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द बेंगलुरु का जो इंसिडेंट है उसके पर्सपेक्टिव से है। बेंगलुरु के वहाँ पे स्टीम्पीड का जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुआ, जिसमें कुछ लोगों का जो डेथ है वो भी हुआ है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा उस इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से कुछ डिसीजंस हैं वो लिए गए हैं। डिसीजन वहाँ पे लिया गया कि जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनको सस्पेंड किया गया है। जुडिशियल इंक्वायरी है उसके ऑर्डर्स दिए गए हैं, और जो टीम का जो फ्रेंचाइजी है, आरसीबी नाम का जो टीम है उसका जो फ्रेंचाइजी है, उनके अगेंस्ट में एफआईआर है उसको रजिस्टर है वो किया जाएगा। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में आपको एफआईआर के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट, जो बेंगलुरु नाम का जो सिटी है उसके जो फाउंडर पर्सन कौन हुआ करते थे 1537 के समय में। विजयनगर जो एम्पायर है जो किसके द्वारा सेटअप किया गया था 1236 के समय। हरिहरा एंड बुक्का नाम के दो पर्सन हैं जिनके द्वारा विजयनगर को सेटअप किया गया। तो उसी के एक गवर्नर हुआ करते थे नाडा प्रभु केम्पे गौड़ा हैं जिनके द्वारा बेंगलुरु सिटी को सेटअप किया गया। कल हमने इसको डिस्कस किया था। बेंगलुरु को जब सेटअप किया गया था एज ए गार्डन सिटी के रूप से, काफ़ी सारे जो गार्डन्स हैं उस सिटी के अंदर में प्रेजेंट हैं। काफ़ी सारी जो लेक्स हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। एफआईआर के रिगार्डिंग में अगर हम रीड करें तो आप देखिए कि किसी भी केस के अंदर में इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है केस का, कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है उसी के अंदर में उन सभी को रजिस्टर है वो किया जाता है। उसके बाद में पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और लेटर फेज के अंदर में पुलिस अपना जो चार्ज शीट है कि क्या क्या चार्जेज हैं वो पुलिस वहाँ पे लगाती है किसी भी जो पर्सन है उसके अगेंस्ट में, या किसी अदर केस के अंदर में जो इन्वेस्टिगेशन उनको करना है। तो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन केस का जो मेंशन हुआ करता है वो एफआईआर के अंदर में है। स्टूडेंट्स, एक जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है वो भी हुआ करता है। जीरो एफआईआर बेसिकली क्या है कि जब टेरिटोरियल एरिया नहीं पता है कि कहाँ पे जो क्राइम है वो कमिट हुआ है, तो किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर में, किसी भी हमारे कंट्री के अंदर में कहीं पे भी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जीरो एफआईआर के थ्रू जो केस है उसको रजिस्टर किया जा सकता है। उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट हो सकता है कि किस तरीके से हीनियस क्राइम है या किस तरीके का वो इंसिडेंट है उसके रिगार्डिंग। एक ईएफआईआर का भी कॉन्सेप्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक वे के अंदर में किसी केस को रजिस्टर करना, इंफॉर्मेशन को पुलिस को प्रोवाइड करना। और ये रिसेंटली जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता है उसके अंदर में इन प्रोविजंस उनको इंक्लूड किया गया था, जो अर्लियर फेज के अंदर में इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर में नहीं हुआ करते थे। तो ये हमारे न्यू क्रिमिनल लॉज के अंदर में जो प्रोसेस को ऐड किया गया उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। ईएफआईआर है, जीरो एफआईआर है, और ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है डिस्कस किया उसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नक्सल मूवमेंट के बारे में है। नक्सल जो पर्सनस हैं उनके एक जो टॉप लीडर हैं उनको एलिमिनेट किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। ये जो पर्सन है ये वही हैं जिनके द्वारा आइडियोलॉजी है उसको प्रमोट किया जाता था। आइडियोलॉजिकल जो ट्रेनिंग है उसको ये वहाँ पे नक्सल जो पर्सनस हैं उनको दिया करते थे। तो उनको अब एलिमिनेट कर दिया गया है। इससे पहले जो टॉप लीडर थे उनको भी एलिमिनेट किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा। हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कोबरा नाम का एक स्पेशल फोर्स है जो कि नक्सल मूवमेंट को ही डील करने के पर्सपेक्टिव से बनाया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर में उसका प्रेजेंस हुआ करता है। आंध्र प्रदेश के अंदर भी नक्सल मूवमेंट का कुछ रीजन्स के अंदर में इन्फ्लुएंस हुआ करता था। तो वहाँ पे आप देखें कि ग्रे हाउंड नाम का एक फोर्स है जिसको कि के.एस. व्यास नाम के जो आईपीएस ऑफिसर हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, बस्तर के ही रीजन के अंदर में सीआरपीएफ का जो स्पेशल जो बटालियंस हैं, जो बस्तर बटालियंस हैं, उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। हर एक स्टेट के अंदर में डिफरेंट काइंड ऑफ फोर्स है, उनका डेवलपमेंट हुआ है समय के साथ जैसे नक्सल मूवमेंट का एरिया स्प्रेड होता गया। अभी आप देखिए इसी नक्सल मूवमेंट को वो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट के रूप से हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो देखा करते थे। और अभी 2026 का जो ईयर है उसको एज ए डेडलाइन के रूप से रखा गया है कि जब तक हमें नक्सल मूवमेंट है उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट करना है। क्या स्टूडेंट्स, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं या गवर्नमेंट का क्या यही ऑर्डर है कि इनको एलिमिनेट ही करना है? आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इनको ऑफर्स हैं वो दिए जाते हैं कि आप इस नक्सल जो आइडियोलॉजी है उसको लेफ्ट करते हुए मेन स्ट्रीम के अंदर में एंट्री को कैरी आउट कीजिए। आपका जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है उसको भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगा।
बट कंटिन्यूस अगर उनके द्वारा अगेंस्ट द सिक्योरिटी फोर्सेज जो फाइट कैरी आउट किया जाता है, तो उस दौरान में आपको ये एलिमिनेशन जो एनकाउंटर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इस एरिया के अंदर में क्यों प्रेजेंस करता है नक्सल मूवमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट का है, आप देखिए कि फॉरेस्ट का प्रेजेंस है। फॉरेस्ट के प्रेजेंस के अलावा फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंसली फॉरेस्ट है। कभी आपको समय मिले तो नक्सल जो बस्तर का रीजन है, दंतेवाड़ा का रीजन है, वहाँ के आप जो लोकल जर्नलिस्ट हैं उनके वीडियोस देखना, तो आपको इस तरीके से जो फॉरेस्ट है वो काफ़ी डेंसली प्रेजेंस है, जिसको कि दंड करने का जो फॉरेस्ट है वो भी बोला करते हैं। फिर स्टूडेंट, ट्राइबल कम्युनिटी का प्रेजेंस होना, ट्राइबल कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा है, और ट्राइबल कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन हुआ उसी के बेसिस पे ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है, नक्सलबारी नाम की जो जगह है। बट बाद में आप देखिए कि जो मूवमेंट है वो ट्राइबल कम्युनिटी को जस्टिस प्रोवाइड करने के रिगार्डिंग में नहीं रहा। जमींदारी प्रथा के अगेंस्ट में जो स्टार्ट हुआ था ये लास्ट में आपको स्टेट के अगेंस्ट में ही फाइट देखने के लिए मिलेगी, कि जो माओ जेडोंग का जो आइडियोलॉजी है कि पावर फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ द गन, तो उस आइडियोलॉजी को यहाँ पे कैरी आउट किया जाता है। CPIM नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के अंदर में बैन है, CPIM नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो इंडिया के अंदर में बैन है, उसी से रिलेटेड ये पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको कि अब सिक्योरिटी फोर्सेज के द्वारा एलिमिनेट किया गया है। हमारे पॉलिटिकल डेलीगेशन जिसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ का रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो उनको आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा सेंड किया गया था। मल्टी पार्टी जो पॉलिटिकल डेलीगेशन है वो यहाँ पे US के वहाँ पे विजिट के लिए गए हैं। वहाँ पे इंडिया का जो फाइट है टेररिज्म के अगेंस्ट में, कि कंटिन्यूस हमारा जो नाइबर कंट्री है स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म को कैरी आउट करता है हमारे कंट्री के अगेंस्ट में। आप देखिए कि उनका आइडियोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे नाइबर कंट्री का ही जो डिफेंस फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज के अलावा जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, वो कंटिन्यूस टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उसके अंदर भी उनका हेल्प आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन सभी जो इंडिया का फाइट है टेररिज्म के अगेंस्ट में, उसके बारे में उनको इनके द्वारा इन्फॉर्म किया गया कि कैसे पहलगाम टेरर अटैक होता है। उस पहलगाम टेरर अटैक के बाद में इंडिया का जो डिफेंस फोर्सेज हैं ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू टेरर ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेज हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं। पाकिस्तान के अंदर में किसी भी सिविलियन और जो मिलिट्री टारगेट है उसको टारगेट नहीं किया गया था इंडिया के द्वारा इनिशियल पार्ट के अंदर में। बाद में पाकिस्तान फोर्स का रिटेलिएशन होता है और उसके बाद में कुछ कन्फ्लिक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा इंडियन फोर्सेज एंड पाकिस्तानी फोर्सेज का। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है। PM सर जम्मू एंड कश्मीर के लिए विजिट के लिए जाएंगे और वहाँ पे आप देखिए कि चेनाब रिवर के ऊपर में, चेनाब नाम का जो नदी है उसके ऊपर एक ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था जो काफ़ी ज़्यादा हाइट के ऊपर में है। वन ऑफ द हाईएस्ट ये रेलवे ब्रिज है जिसका कंस्ट्रक्शन होगा, तो उसी को फोटो के थ्रू शो किया गया है। इसका इनॉग्रेशन उनके द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। इनॉग्रेशन से स्टूडेंट क्या होगा, आप देखिए कि रेलवे के साथ में जो कनेक्टिविटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, स्पेशली जो कश्मीर का जो रीजन है, इस जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में जो कश्मीर का जो रीजन है उसका कनेक्टिविटी रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ में रेलवे के थ्रू बूस्ट होगा। हमारे कंट्री के अंदर में रेलवे कब आया था स्टूडेंट्स? रेलवे आप देखिए कि 1853 के समय में फर्स्ट जो रेल है उसको चलाया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। बॉम्बे से थाने का वो रेलवे है जो चलाया जाता है। और ब्रिटेन के अंदर में रेलवे का जो इम्प्लीमेंटेशन में कब आता है, 1825 के आसपास का वो समय है जब वहाँ पे भी आपको रेलवे देखने के लिए मिलेगा। इंडिया के अंदर में रेलवे का इंट्रोडक्शन उनके द्वारा किया गया था। बेसिकली उनके पर्पज़ के पर्सपेक्टिव से उनका पर्पज़ था कि इंडिया से वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, रॉ मटेरियल है उसको कैसे कलेक्ट किया जाए, और रॉ मटेरियल के कलेक्शन के बाद में जब वहाँ का जो फैक्ट्रीज है, जब वहाँ से मटेरियल आप देखिए कि फर्निश क्वालिटी के अंदर में बनेगा, तो उस मटेरियल को कैसे इंडिया के अंदर में सेल करना है, तो उसके रिगार्डिंग में भी जो रेलवे हैं वो आइसोलेटेड प्लेसेस से जो कॉन्टैक्ट है उसको इस्टेब्लिश करता है, ब्रिटिश का मूवमेंट के रिगार्डिंग में हेल्प प्रोवाइड करता है। बट हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जो रेलवे है, जो रेलवे जब सेटअप किया गया वो कैसे यहाँ पे हेल्प को प्रोवाइड करता है, वो आप देखिए कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमारा जो कंट्री है वो यूनाइटेड थोड़ी हुआ करता था उस समय में, जो अलग अलग रीजन्स के अंदर में डिवाइड था। कहीं पे प्रिंसली स्टेट से, कहीं पे कोई रूलर रूल किया करता था, और फिर धीरे धीरे उस एरिया को ब्रिटिश वो कैप्चर करते हैं। तो आप देखिए कि
उसी रेलवे के थ्रू में जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स एक एरिया से दूसरे एरिया के लिए माइग्रेट करने लगे, उसके थ्रू में तो गुजरात का जो फ्रीडम फाइटर है वो बंगाल के फ्रीडम फाइटर्स से मिलता है। वहाँ पे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्रिटिसाइज करते हैं, उनको बताते हैं कि कैसे वो लोगों को ऑपरेस को कैरी आउट करते हैं। तो हमारे वन साइड आप देखिए कि ब्रिटिश जो पॉलिसी हैं उनको क्रिटिसाइज करने के अंदर में उसके रिगार्डिंग में अपना जो फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करने में इन्होंने हेल्प किया। रेलवे के थ्रू कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हुआ। सेकंड अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉलिसी के अलावा कंट्री यूनाइटेड है वो भी एग्जिस्टेंस में आया। तो रेलवे का कंट्रीब्यूशन फ्रीडम स्ट्रगल के रिगार्डिंग में भी है। जब भी आप देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, तो उस कंट्री के अंदर में आपको यूनिटी का काइंड का जो फिलोसफी है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे हम नेशनलिज्म को जब रीड करते हैं तो अर्लियर फेज के अंदर जो नेशनलिज्म है वो आपको यूरोप के अंदर देखने के लिए मिलता है। यूरोप के अंदर में आप देखिए कि नेपोलियन जब पावर के अंदर में आता है, नेपोलियन के बाद में ट्रीटी ऑफ वियना होता है वाटरलू का बैटल के बाद में, तो वहाँ पे कंटिन्यूस आपको ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम है उसी का इम्प्रूवमेंट है वो देखने के लिए मिलता है। और उसी के थ्रू जो 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी का वो समय है जब ब्रिटेन के अंदर में आपको अलग अलग एरियाज़ के अंदर में नेशनलिज्म का जो मूवमेंट है वो चलता है। तो ये हमने रेलवे का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखा। अब आप देखिए कि हमको पता होना चाहिए चेनाब रिवर के बारे में। यहाँ से ये जो रिवर फ्लो कर रहा है वो चेनाब रिवर है, और चेनाब आपको पता होना चाहिए कि जो इंडस है, इंडस के अलावा चेनाब है और झेलम है, ये तीन नदी हैं जो पाकिस्तान के पास में है इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू में। इंडिया के पास में कौन सा है? रावी है, ब्यास है और सतलुज है। क्या इंडिया कुछ भी यूज नहीं कर सकता इन रिवर्स का? क्योंकि फ्लो तो इंडिया के थ्रू ही हुआ करती हैं। आप देखिए कि इंडिया कर सकता है यहाँ पे रन ऑफ द रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बना सकता है जो इंडस, चेनाब और झेलम के ऊपर में बन सकें। स्टूडेंट्स, अगर हम इस रिवर के ओरिजिनेशन के बारे में डिस्कस करें, लाहौल और स्पीति नाम की जगह हैं। कौन सी जगह है? हिमाचल प्रदेश के अंदर में लाहौल और स्पीति, वहाँ से आप देखिए कि 2 स्ट्रीम्स हैं वो निकला करती हैं। एक स्ट्रीम का नाम है चंद्रा और एक का नाम है भागा। उसी से ये जो रिवर है वो बनती है चेनाब रिवर। कंप्लीटली अगर हम ओरिजिन के ही बारे में बात करें कि कौन से ग्लेशियर से इनका ओरिजिन है, तो बारालाचा नाम का एक ग्लेशियर है, बारालाचा नाम से ग्लेशियर है, वहाँ से इस रिवर का, चेनाब रिवर का जो ओरिजिन है वो हुआ करता है, चेनाब रिवर का। चंद्रा और भागा नाम का जो स्ट्रीम्स है वो मिलके चेनाब बनाती हैं। चेनाब हमारा जो कश्मीर का जो जम्मू रीजन है वहाँ से फ्लो करती है। जम्मू रीजन के बाद में पाकिस्तान का जो पंजाब प्लेन है उसके अंदर में ये एंटर करती है। पाकिस्तान के पंजाब प्लेन के थ्रू आप देखिए कि ये सतलुज रिवर से मिलती है। चेनाब किससे मिलती है स्टूडेंट्स? सतलुज रिवर से मिलती है। और सतलुज रिवर से मिलने के बाद में ये आपको प्राणजाद नाम से जो रिवर है वो बनती है। बाद में ये इंडस से जाके मिलती है। तो इस तरीके से ये इंडस वाटर सिस्टम का ये डिफरेंट रिवर्स हैं, जिसमें हमने चेनाब के बारे में देखा। उसी के ऊपर में एक रेलवे ब्रिज को बनाया जाएगा जो कनेक्टिविटी को बूस्ट करेगा कश्मीर वैली के साथ में रेस्ट ऑफ द कंट्री का। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आप देखिए कि जिनके द्वारा रिसेंटली अनाउंस किया गया था डिलिमिटेशन सेंसस का एक्सरसाइज होगा, तो उसी के रिगार्डिंग में फिर से बताया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि सदर्न इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका कंसर्न है कि 1971 के समय में जो उनके द्वारा फैमिली प्लानिंग किया गया, पॉपुलेशन ग्रोथ को रोका गया, और कम्प्लीटली आप देखिए कि उनके द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के जो इनिशिएटिव्स लाए गए सदर्न इंडिया के स्टेट्स के द्वारा, अगर यहाँ पे पॉपुलेशन को ही मेन क्राइटेरिया रखा जाएगा तो कहीं उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट के अंदर में कम ना हो। क्योंकि ओवर द ईयर्स जो हमारे कुछ नॉर्दर्न पार्ट के जो स्टेट्स हैं उनका पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बूम के ऊपर में है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर में है। अभी रिसेंटली हमने आप देखे कि जो फर्टिलिटी रेट है उसके बारे में भी कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था। तो सदर्न इंडिया का जो स्टेट्स है उनका जो डिमांड है, क्योंकि स्टूडेंट्स इलेक्शन कमीशन जब भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड करता है तो उनका एक डिसीजन का एक बेसिक क्राइटेरिया ये भी हुआ करता है कि ये कोई स्टेट है तो विद इन द स्टेट के अंदर में जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सपोज कीजिए 4 यहाँ पे एमपी का सीट बना है, तो चारों सीट के अंदर में जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, एक सिमिलर काइंड ऑफ रेशियो बनना चाहिए कि अगर यहाँ पे
एवरेज 5 लाख वोटर्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में, तो सभी के अंदर में 5 लाख होने चाहिए। और ये जो एवरेज रेशियो है इनसाइड द स्टेट या अदर स्टेट के साथ में भी जो इसका जो रेशियो है वो सिमिलर होना चाहिए। तो ये एक डिलिमिटेशन कमीशन के एक्सरसाइज के दौरान में वर्क हुआ करता है। सदर्न इंडिया के स्टेट्स का जो कंसर्न है उसको एड्रेस किया जाएगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया। यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा 12 ऐसे नेशन हैं जिनका जो ट्रैवल है उसको कम्प्लीटली बैन किया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं यूएस के लिए विजिट नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो बेसिकली यहाँ पे एप्लीकेशन है उसका कम्प्लीटली बैन हुआ है। कौन कौन से वो कंट्री हैं? 7 कंट्री तो आप देखिए कि अफ्रीका से बिलोंग किया करते हैं। अफ्रीकन जो यूनियन है उसके बारे में तो हम काफ़ी बार रीड करते हैं, अफ्रीका के कंट्रीज़ का वो यूनियन है। तो अफ्रीकन यूनियन का कंसर्न भी यहाँ पे रेज हुआ है। 7 कंट्रीज़ कौन कौन से हैं अफ्रीका से? टोटल हम 12 कंट्रीज़ को एक बार देख लेते हैं उनका लोकेशन की वजह से। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमारे नाइबर जो कंट्री हैं वो हैं यहाँ पे अफगानिस्तान आप देखिए कि उसको बैन किया गया है। अफगानिस्तान के अलावा अगर हम बात करें हमारा जो ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो नाइबर कंट्री है म्यांमार आप देखिए कि वहाँ पे कंटिन्यूस डेट वायलेंस है, कंटिन्यूस वहाँ पे डिफेंस फोर्सेज का एक्टिविटीज़ हैं और चाइना के साथ में रिलेशन है, तो इस वजह से उनको बैन किया गया होगा। अफगानिस्तान है, म्यांमार के अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो मिडिल ईस्ट है उससे यमन नाम का कंट्री है, यमन जिसके अंदर में होती रेबल्स का प्रेजेंस है, यमन यहाँ पे होती रेबल्स का प्रेजेंस है। फिर आप देखिए कि कुछ यहाँ पे जो कंट्रीज हैं वो अफ्रीका से, जिसमें कोंगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है, इक्वेटोरियल गिनिया है, एटीरिया जो कि ईस्टर्न पार्ट के अंदर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के वहाँ पे सिचुएटेड है, हेती नाम का जो कंट्री है जो कि कैरेबियन सी के अंदर में है, कैरेबियन जो कंट्रीज हैं वहाँ पे है। फिर ईरान को बैन किया गया, ईरान से भी जो कंटिन्यूस मूवमेंट है वो नहीं रहेगा। लीबिया है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, लीबिया गद्दाफी का जो कंट्री हुआ करता था। सोमालिया है, सूडान है, तो ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे बैन है वो हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये जो बैन है क्या कम्प्लीटली अप्लाई रहेगा? आप देखिए कि सिविलियंस के ऊपर तो कम्प्लीटली अप्लाई रहेगा, बट जो एथलेटिक पर्सन है, जो स्पोर्ट्समैन है जो पार्टिसिपेट करेंगे, फीफा का वर्ल्ड कप होता है जो यूएस के अंदर में कंडक्ट होगा। और इसके अलावा स्टूडेंट 2028 के समय में लॉस एंजलस के वहाँ पे भी ओलंपिक गेम्स हैं वो कंडक्ट होंगे। 2028 के समय में ओलंपिक गेम्स है वो कंडक्ट होंगे कहाँ पे? LA लॉस एंजलस के वहाँ पे। तो उस दौरान में जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनको अलाउ किया जाएगा, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उनको अलाउ किया जाएगा इन कंट्रीज से। ये कुछ बैन है वो जो अभी रिसेंटली उनके द्वारा डिसीजन है वो लिए गए। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट एक पर्सन है जिनको यहाँ पे उनका जो इफ़र्ट्स हैं उसको मेंशन किया गया कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और या बिहार स्टेट के अंदर में जो प्लांटेशन का ड्राइव है उसको कैरी आउट किया जाए। उसके रिगार्डिंग में 10,000 के आसपास जो यहाँ पे जो प्लांटेशन है उनके द्वारा किए गए हैं और कंटिन्यूस उनके इफ़र्ट्स हैं अपने इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर में। तो एक पर्सन है उनके इफ़र्ट्स को यहाँ पे बताया गया। उनका टारगेट है, जो पर्सन है उनका टारगेट ये है कि 33% का जो यहाँ पे 33% एरिया है वो ग्रीन होना चाहिए, तो वो टारगेट को वो कैरी आउट करेंगे ना। नेक्स्ट आप देखिए इसी के अंदर में बिहार का जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में भी मेंशन है। बिहार के अंदर में कितने टाइगर रिजर्व हैं? एक टाइगर रिजर्व है बिहार के अंदर में, कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। कहाँ पे है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? वेस्ट चंपारण का जो एरिया है, चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड है। कभी आप देखिए कि गांधी के रिलेटेड हम रीड करते हैं, चंपारण मूवमेंट को हम रीड करते हैं कि वहाँ पे राजकुमार शुक्ल उनको इनवाइट करते हैं। भगत खान नाम के एक उनके कुक हुआ करते थे जो उनको पॉइजन देने का कोशिश करते हैं। ये बिहार PCS में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और फिर वो आप बाद में वो गांधी को रिवील भी करते हैं कि आपके फूड के अंदर में मैंने इंक्लूड किया है। फिर आप देखिए कि चंपारण मूवमेंट के अंदर ही जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो एक लीडर के रूप से इमर्ज होते हैं बिहार के उस रीजन के अंदर में। तो ऐसे गांधी का जो इनिशियल पार्ट है उसके अंदर में हर एक मूवमेंट के अंदर में एक लीडर को क्रिएट करते हैं। खेड़ा मूवमेंट से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको वो क्रिएट करते हैं। हर एक मूवमेंट के अंदर में लीडरशिप को क्रिएट करना एक जो लीडर है उसका पहचान हुआ करता है। और उस समय हमारी कंट्री को हर एक एरिया से लीडर का ज़रूरत था क्योंकि कॉलोनियल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में हमको मूवमेंट है उसको कैरी आउट करना था।
तो स्टूडेंट्स, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व एंड बिहार के जो पर्सन का इनिशिएटिव को हमने रीड किया। फिर आप देखिए कि नेक्स्ट है काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। आसाम के अंदर में सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के सदर्न पार्ट के अंदर में है काजीरंगा नेशनल पार्क। नॉर्दर्न पार्ट से निकलता है ब्रह्मपुत्रा रिवर। और आसाम के अंदर में कितने नेशनल पार्क हैं स्टूडेंट्स? कितने सपोज कीजिए आसाम का यहाँ पे मैप है, सपोज कीजिए आसाम का यहाँ पे मैप है। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो इस तरीके से फ्लो करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आपको वेस्टर्न पार्ट के अंदर में आसाम का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा रायमोना। रायमोना नाम का जो नेशनल पार्क है उसको सेटअप किया गया था। ये रिसेंटली 2-3 ईयर्स के बैक के अंदर ही एग्जिस्टेंस में आया है। फिर आप देखिए कि एक नया जो नेशनल पार्क जो लास्ट ईयर रिकॉग्नाइज हुआ, सिकना ज्वालो नाम से वो है, जिसको कि हम चिरांग रिपू के नाम से भी जाना करते हैं। गोल्डन लंगूर्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक नया नेशनल पार्क आया है, रायमोना है वेस्टर्न मोस्ट यहाँ पे। फिर आप देखिए कि सिकना नाम से एक आया है यहाँ पे, सिकना है जिसको कि चिरांग रिपू के नाम से भी जानते हैं। गोल्डन लंगूर्स का प्रेजेंस हुआ करता है। मानस है जो कि भूटान के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। मानस के अलावा स्टूडेंट्स फिर नामेरी और ओरांग है, नामेरी और ओरांग है वो यहाँ पे सिचुएटेड हैं। काजीरंगा का इस्टेब्लिशमेंट है। और ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो है वो डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई नाम से नेशनल पार्क हैं। तो टोटल कितने हुए? 8 नेशनल पार्क हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। वेस्टर्न मोस्ट है रायमोना। फिर आप देखिए कि सिकना, जिसको कि चिरांग रिपू के नाम से भी जानते हैं, जो रिसेंटली लास्ट ईयर ही रिकॉग्नाइज हुआ। फिर मानस है। तो ये दोनों जो हैं, जो यहाँ पे सिकना है और जो मानस हैं, ये आप देखिए कि भूटान के बॉर्डर एरिया के अंदर में सिचुएटेड हैं। फिर नामेरी और ओरांग हैं। फिर काजीरंगा है जहाँ पे जो वन हॉर्न राइनो का जो टोटल पॉपुलेशन है 70-80% पॉपुलेशन इसी एरिया के अंदर रहती है काजीरंगा के अंदर में। और डिब्रू सिकोवा और दिहिंग पटकाई ईस्टर्न मोस्ट यहाँ पे हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं स्टूडेंट? 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। एक तो मानस है, एक आप देखिए कि डिब्रू सिकोवा का एरिया है वहाँ पे है। तो 2 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। तो यहाँ पे 8 नेशनल पार्क हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए। अभी काजीरंगा नेशनल पार्क का जो एरिया है उसको एक्सपेंड किया जाएगा, एरिया को इंक्रीज किया जाएगा, जिससे कि टूरिज्म है वो यहाँ पे बूस्ट हो सके। वन हॉर्न राइनो के अलावा टाइगर्स का भी प्रेजेंस हुआ करता है। ग्रासलैंड का आपको जो फीचर है वो देखने के लिए मिलेगा काजीरंगा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि आज फ्राइडे का डे है तो फोटो को शो किया जाता है। एक फ़ोटो आया करती है फ्राइडे के न्यूज़पेपर के अंदर में, जो एडिटोरियल्स का सेकंड पेज हुआ करता है वहाँ पे। तो फोटो के अंदर में यहाँ पे अराकू वैली है। अराकू वैली कहाँ पे है स्टूडेंट्स? अराकू वैली हमारा जो ईस्टर्न घाट का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। आंध्र प्रदेश का आप देखिए कि वहाँ पे एक काफ़ी फेमस ट्राइबल पर्सनैलिटी हुआ करते थे। उनका जो फ्रीडम फाइटर, फ्रीडम मूवमेंट के अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो आप देखिए कि जो सीतारामा राजू हैं, अल्लूरी सीतारामा राजू हैं, उनके नेम के ऊपर में वो डिस्ट्रिक्ट एरिया है जहाँ पे ये अराकू वैली है वो सिचुएटेड है। किसके लिए फेमस है अराकू वैली? कॉफ़ी का जो प्रोडक्शन है हमारे ईस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में, जो कॉफ़ी बनाया करते हैं, जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन हुआ करता है, अराकू वैली का जो कॉफ़ी है उसको शायद जीआई टैग भी दिया गया है। इसको एक बार देखना जीआई टैग के बारे में, मुझे अभी परफेक्टली जो याद है वो नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो ईस्टर्न घाट का एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है, कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। ये बेसिकली अगर हम बात करें उड़ीसा से महानदी के एरिया से लेकर कन्याकुमारी तक का एरिया है, वहाँ तक ईस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है। स्टेट से एक बार ज़रूर से देख लेना कौन कौन से स्टेट के अंदर में अपना एरिया शेयर करता है ईस्टर्न घाट। क्या ये कंटिन्यूस है? आप देखिए कि कंटिन्यूस नहीं है, कम्प्लीटली कंटिन्यूस नहीं है। कुछ एरियाज़ के अंदर में आपको गैप्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और हाइट भी है वो ज़्यादा नहीं है, हाइट भी ज़्यादा नहीं है। हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का हाइट ज़्यादा नहीं है अगर हम कंपेयर करें हमारे जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स, उनके साथ में। नेक्स्ट आप देखिए कि अल्लूरी सीतारामा राजू के बारे में मेंशन है। ट्राइबल फ्रीडम मूवमेंट के वो पर्सन हुआ करते थे। वो वहाँ पे पोडू नाम का जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करता था ट्राइबल्स का, उसका राइट्स को रेज करते हैं उनके द्वारा। मन्यम वीरुडू के नाम से उनको जाना करते हैं। किसके नाम से जाना करते हैं स्टूडेंट्स? मन्यम वीरुडू। मन्यम वीरुडू मीन्स कि अब देखिए कि जंगल का जो यहाँ पे वीर, जंगल का जो ब्रेव पर्सन, इस तरीके से उनका रिकॉग्निशन आपको देखने के लिए मिलेगा। मन्यम मीन्स यहाँ पे
जंगल के बारे में है। रंपा रिबेलियन, रंपा नाम का एक रिबेलियन है, उसको वो बेसिकली रीड करते हैं, रंपा रिबेलियन को वो लीड करते हैं, तो ये आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है जिसके 8 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, क्या उसका किसी तरीके से कोई बेनिफिट हुआ? यस स्टूडेंट्स, बेनिफिट हुआ है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का। यहाँ पे जो रिकवरीज हैं 32.8% के आसपास रिकवरी रेट है वो बताया गया है इस कोड के एग्जिस्टेंस में आने की वजह से। लिक्विडेशन से पहले जो मीडिएशन प्रोसेस यहाँ पे हो सके, इंसॉल्वेंसी को कैरी आउट किया जा सके, तो उस प्रोसेस का आप देखिए कि कम्प्लीटली जो शिफ्ट प्रोसेस है वो कर दिया गया इस कोड के द्वारा। टाइम बाउंड मैनर के अंदर में आपको रिजोल्यूशन प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलेगा। जुडिशियल डिलीवरी, जुडिशियल जो यहाँ पे डिलीवरी प्रोसेस का जो रिडक्शन है वो किया गया है। और मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है किसी भी रिजोल्यूशन को कैरी आउट करने की रिगार्डिंग वो 330 डेज का यहाँ पे मैक्सिमम टाइम पीरियड है। लिक्विडेशन से पहले 330 डेज के अंदर में इंसॉल्वेंसी है उसको कैरी आउट करना है। मीन्स आप देखिए कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जो डिफरेंसेज हैं उनको रिजोल्व करने की रिगार्डिंग में जो भी यहाँ पे किसी भी कंपनी का जो दिवालियापन है उसको ख़त्म करने से पहले इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू बेटर जो बेनिफिट है वो कैरी आउट किया जा सके। क्या कुछ नुकसान भी हैं? आप देखिए कि रिजोल्यूशन भी एग्जिस्टेंस में आता है, उसके बाद में भी काफ़ी बार डिले देखने के लिए मिलता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, NCLT, उनके थ्रू एक बार डिले के बारे में मेंशन किया गया है। तो कुछ कुछ यहाँ पे प्रोसेस हैं जो डिले क्रिएट करते हैं, उसका अभी यहाँ पे जो कमी है वो बताई गई है कोड के बारे में। अमेंड इसको काफ़ी बार किया गया था इस कोड को। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख के बारे में है। लद्दाख के वहाँ पे जो 4 जो क्राइटेरिया हैं जिसके पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट के जो डिसीजंस लिए गए उसी टॉपिक को यहाँ पे फिर से डिस्कस किया गया है। 4 कौन से क्राइटेरिया हैं? फर्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से, रिजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से कि टोटल जो रिजर्वेशन है वो 85% कर दिया जाएगा और 10% EWS उसको अप्लाई करें तो 95% है वो लद्दाख के अंदर में रहेगा। तो इस तरीके से वन ऑफ द हाईएस्ट जो रिजर्वेशन का कैपिंग है वो इंडिया के अंदर में आपको लद्दाख में देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी आप देखिए कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी जो एरिया है उसको इंक्लूडेड है। 80% के आसपास यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी को बताया गया है, क्योंकि जब भी हम लद्दाख के बारे में देखते हैं तो लास्ट सेंसस के दौरान में 80% जो पॉपुलेशन था वो ट्राइबल पॉपुलेशन था। फिर आप देखिए कि 1% है जो शेड्यूल कम्युनिटीज़ हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, उनको भी दिया जाएगा यहाँ पे रिजर्वेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्वेशन के अलावा डोमिसाइल का प्रोसेस कर दिया गया कि 31 अक्टूबर 2019 जब यहाँ पे लद्दाख एज ए यूटी के रूप से सेटअप होता है उसी दिन से लेकर 15 ईयर तक जो पर्सन कंटिन्यूस रेजिडेंट है वहाँ पे लद्दाख का, तो उसको जो डोमिसाइल है वो ग्रांट होगा। हिल काउंसिल के कंपोजिशन के बारे में है, वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा 1/3 वहाँ पे रोटेशन बेसिस के ऊपर में। और लैंग्वेज के अंदर में आप देखिए कि जो हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अलावा भोती और पुर्गी नाम का जो लैंग्वेज है जो कि लद्दाख के वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ बोला करती हैं, तो उसको भी यहाँ पे लैंग्वेज कैटेगरी के अंदर रिकॉग्नाइज है वो किया गया है। तो ये बेसिकली लद्दाख का जो रिसेंट डिसीजंस गवर्नमेंट के हैं वो एग्जिस्टेंस में कब आते हैं उन सभी के बारे में मेंशन किया गया। इंडिया का सेंट्रल एशिया के साथ में कनेक्टिविटी होना चाहिए। आप देखिए कि हमारा लुक नॉर्थ नाम का एक पॉलिसी है उसको हम चलाया करते हैं, फॉरेन पॉलिसी का वो पार्ट है। तो लुक नॉर्थ के अंदर में जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में कनेक्टिविटी बूस्ट हो सके। 2022 के समय इंडिया सेंट्रल एशिया का जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया गया था, उस समय वो डिजिटल फॉर्मेट के अंदर में हुआ था। आने वाले समय के अंदर में इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं वो अपना कनेक्टिविटी को बूस्ट करें। कौन कौन से कंट्री हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़? आप देखिए कि उसके अंदर में तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान के अलावा ताजिकिस्तान है, कजाकिस्तान है, काजिकिस्तान है, और स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको उज्बेकिस्तान है वो इसका पार्ट देखने के लिए मिलता है। एनर्जी रिच है तो एनर्जी का काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। इंडिया को अपना एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से लिंकेज है उनको कैरी आउट किया जाए। जो ईरान के अंदर में एक पोर्ट है जो 10 ईयर के लीज के ऊपर में है इंडिया को, कौन सा पोर्ट है स्टूडेंट? चाबहार पोर्ट है। चाबहार पोर्ट के थ्रू इंडिया अफगानिस्तान के साथ में कनेक्टिविटी को बूस्ट करता है। उसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में भी हमें बूस्ट करने का ज़रूरत है। स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में भी डिस्कस किया गया है कि उसको भी हमें बेटर वे में यूटिलाइज करना चाहिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के लिंक्स को डेवलप करने के रिगार्डिंग में। बॉक्साइट का माइनिंग एरिया है जहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ एक्टिविस्ट
जो उड़ीसा के एरिया के अंदर गए थे, 5 जून का जो डे है इन्वायरमेंट डे के सेलिब्रेशन के दौरान में उनको रोक लिया गया कि आप यहाँ पे अगर अप्रोच करोगे तो आपके द्वारा लोगों को हो सकता है कि ज़्यादा यहाँ पे अपना माइनिंग प्रोसेस को कैसे रोका जाए उसके बारे में किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के अंदर में जो स्पीच प्रोसेस है वो कैसे होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोटेक्टेड हमें स्पीच के जो राइट्स हैं उनको कैसे यहाँ पे कैरी आउट करना है। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है उनके बारे में मेंशन किया गया कि आप जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है वो कौन है। जॉन मिल्टन नाम के एक पर्सन है। जॉन मिल्टन के द्वारा आप देखिए कि कभी लाइसेंस प्रोसेस के रिगार्डिंग में 1644 के समय कोर्ट है वो बोला गया था कि गिव मी द लिबर्टी टू नो, कि जानने के लिए मेरे को लिबर्टी आप दीजिए, टू अटर एंड आर्ग्यू फ्रीली, जिससे कि उनके द्वारा बातें बोली जा सकें, लोगों से डिस्कशन किया जा सके फ्रीली वे के अंदर में, अकॉर्डिंग टू द कंसाइंस एंड अबाउ ऑल द लिबर्टी, कि कंसाइंस के अकॉर्डिंग में वो यहाँ पे कंटिन्यूस लिबर्टी को ग्रांट किया जाए, जिससे कि वो लोगों से इंटरेक्ट करें, उनसे बोलें, उनसे फ्रीली इंटरेक्ट उनका हो सके। उनके द्वारा लाइसेंसिंग सिस्टम जो कि प्रिंट प्रेस के अगेंस्ट में इंग्लैंड में लाया जाता है 1644 के समय में। पर्सन का नेम क्या है स्टूडेंट्स? जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन है, जिनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। और लाइसेंसिंग सिस्टम को अपोज करते हुए वो लाते हैं। इंडिया के अंदर भी आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनली वे के अंदर में फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो आपको ग्रांटेड है, बट क्या यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, क्या यहाँ पे परमिशन रिक्वायरमेंट के थ्रू या पेपर्स के थ्रू ही हम अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्पीच है उसको कैरी आउट करें? तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन करते हुए कहा गया कि इंडिया का जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 151 है हमारा रैंक है। ये आपसे कुछ दिनों पहले क्वेश्चन भी पूछा था प्रेस के अंदर में, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर में हमारा जो रैंक है वो कितना है, ये आपको पता होना चाहिए। रैंक आपको प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का रैंक कितना है। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में ओपिनियंस कंटिन्यूस देखने के लिए मिलते हैं। एक्सप्रेशन एंड ट्रूथ का एक पॉइंट बताते हुए इनके द्वारा कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग में कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कुछ कैटेगरीज के अंदर भी अप्लाई हुआ करते हैं। उसके अलावा ओवरऑल ही हमें यहाँ पे फ्रीडम है वो स्पीच का ग्रांट किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूरोपियन यूनियन का जो कंट्रीज़ हैं और उनके द्वारा यूके के साथ में जो यहाँ पे एक नया डिप्लोमेटिक मूव को कैरी आउट किया गया है कि कुछ एरियाज़ के अंदर में कोऑपरेशन यहाँ पे रहेगा। तो आप देखिए कि इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी भी है, इंडिया के लिए चैलेंज भी क्रिएट कर सकता है। उसी को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये जो डिस्कशन है वो किया गया है। ये जो डिसीजन है इंडिया का जो एक्सपोर्ट डायनामिक है उसको ये रीसेप कर सकता है कि समय के साथ में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे बूस्ट हो सके। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में चैलेंज भी ये क्रिएट कर सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा कार्बन मैनेजमेंट, आप देखिए कि कार्बन बॉर्डर मैनेजमेंट जो यहाँ पे प्रोसेस लाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है उसके अंदर में इंडिया का वॉइस है वो रेज हो सकता है। इंडिया का स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप भी है इन एरियाज से रिलेटेड, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के साथ में इंडिया का। और आप देखिए कि हमारा यहाँ पे कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के अलावा आने वाले समय का जो एक परफेक्ट विजन है, काफ़ी सारे जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स है उसके अंदर में इंडिया और यूयू का एक आपको अच्छा जो रिलेशन देखने के लिए मिलेगा। G20 प्रेसिडेंसी के समय में भी आप देखिए कि जो ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से इंडिया इमर्ज यहाँ पे हुआ है। तो ट्रेड के रिगार्डिंग में चैलेंज भी बताए गए हैं, अपॉर्चुनिटी भी बताई गई है कि लीडरशिप को प्रमोट करेगा, इंडिया के जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वॉइस है उसको ये रेज करेगा ग्लोबल साउथ के अंदर में। तो ये बेसिकली बोथ कभी इसी के पार्ट हुआ करता था यहाँ पे ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का, अब उसका यूके का जो रीजन है उसका बेसिकली डिप्लोमेटिक मूव के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं उनके द्वारा 2 होस्टेज पर्सन है जिनकी बॉडी को रिकवर किया गया है। रसिया का जो रसिया के द्वारा जो ब्रिटिश काउंसिल है, ब्रिटिश काउंसिल के जो एक्टिविटीज़ को यहाँ पे अनडिजायरेबल उनके द्वारा बताया गया है। तो एग्ज़ाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। रसिया का तो आप देखिए कि ब्रिटिश काउंसिल के बारे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हार्डली अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ब्रिटिश काउंसिल क्या है, जो ह्यूमन जो राइट्स हैं उनको बेसिकली ये यहाँ पे प्रमोट करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि सीरिया को यूरोपियन यूनियन के द्वारा सीरिया को जो
पैकेज है, सीरिया को जो पैकेज है वो दिया गया है जिससे कि वो अपने आप को रिकवरी के रूप से सेटअप है वो कर सके। फिर स्टूडेंट्स गाजा के अंदर में कुछ लोगों का डेथ हुआ है जो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है। ब्राज़ील के द्वारा इजराइल को कंडेम किया गया है। इजराइल में जो जीनोसाइड का जो इंसिडेंट है उसको यहाँ पे कंडेम किया गया। ब्राज़ील आप देखिए कि वहाँ पे ब्रिक्स का मीटिंग भी कंडक्ट होगा। ब्रिक्स के मीटिंग के अंदर भी हो सकता है कि इजराइल के अगेंस्ट में जो डिसीजन है, जो रिजोल्यूशन है उसको प्रपोज किया जाए। और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ पॉजिटिव टॉक्स बताई गई हैं। अभी रिसेंटली कल के न्यूज़पेपर में मेंशन था कि उनके द्वारा चाइना को कंडेम किया गया था। आज पॉजिटिव टॉक्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट वर्ल्ड पेज का जो इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या होना चाहिए, कोई लोकेशन यहाँ पे मेंशन है, लोकेशन को एक बार देख लिया। जैसे सीरिया के बारे में यहाँ पे मेंशन है। कुछ दिनों पहले सीरिया के बारे में क्या था यहाँ मेंशन कि यूएस जो है अपने जो टोटल उनके जो बेसेज है उनको रिड्यूस करते हुए एक बेस यहाँ पे करेगा। एक बेस आप देखिए कि रसिया का भी सिचुएटेड था, लटाकिया नाम का जो रीजन है वहाँ पे रसिया का भी जो बेस है वो हुआ करता था, जो भी अब रसिया के द्वारा अपने फोर्स को वहाँ से ले जाया गया है जब से पावर चेंज हुआ है सीरिया के अंदर में। और सीरिया मेडिटेरियन सी के साथ में भी एरिया शेयर करता है। एंड इजराइल के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में लेबनान है। सपोज कीजिए इजराइल है स्टूडेंट्स, ये लेबनान है और लेबनान के ऊपर में आप देखिए कि सीरिया का इस तरीके से प्रेजेंस हुआ करता है। इस एरिया के अंदर में जो कम्प्लीटली प्रेजेंस है वो सीरिया का है। तो ये सीरिया के बारे में था। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए। जो होमवर्क आपसे पूछा गया है कमेंट सेक्शन के अंदर बताना और पार्टिसिपेट किया कीजिए स्टूडेंट्स होमवर्क के अंदर में। थैंक यू वेरी मच।